बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, हम इससे पहले स्टडी कर चुके हुए हैं इंटरनेट के बारे में, वर्ल्ड वाइड जो वेब है और उससे जो रिलेटेड टर्म्स थी उसके बारे में भी स्टडी किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HTML के बारे में। HTML जो है वो जो एक लैंग्वेज है जिसमें जो वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है पूरी दुनिया के अंदर। जितने भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस लिखे जाते हैं वो सारे के सारे HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और ये बर्नर्स-ली उन्होंने 1991 में इनको जो वो लिखा था, बनाया था। और तकरीबन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो HTML में लिखे जाते हैं वो रीड किए जाते हैं थ्रू वेब ब्राउजर। यानी कि आप जो कुछ भी HTML में राइट करेंगे, कोड बनाएंगे, वो सारे के सारे कोड जो है वो वेब ब्राउजर के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद जनाब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर हम हर चीज के लिए टैग्स यूज करते हैं। हम टैग्स के जरिए ब्राउजर को बताते हैं कि आप जो भी कोड लिखने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है और जो ब्राउजर है वो उस कोड को कैसे रीड करेगा। तो हर टैग, हर ब्राउजर, हर लाइन को इंडिकेट करेगा ब्राउजर को कि उसको बोल्ड करना है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, वो हेडर है, वो फुटर है, वो बॉडी है। यानी कि हर चीज आगे हम देखेंगे भी, हर चीज जो हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे ब्राउजर को कि उस लैंग्वेज को कैसे रीड करें, उसके लिए टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी वजह से हम इसको मार्कअप लैंग्वेज जो है वो कहते हैं। हर पेज के ऊपर जो वो सीरीज ऑफ कनेक्शंस होते हैं जो उसको दूसरे पेजेस की तरफ भी जो है वो लेके जाते हैं कि एक पेज जो है, एक जो वेब पेज होता है वो दूसरे पेजेस तक जाने के लिए भी रास्ते बनाता है, उसके लिए भी लिंक्स जो वो प्रोवाइड करता है। आगे हम इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे भी कि किस तरह जो HTML के जरिए एक वेब पेज जो वो बनाया जाता है, उसके अंदर किस तरह से जो साउंड्स हैं, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, वीडियो क्लिप्स वगैरह या कोई लिंक्स हैं, उनको किस तरह उसके अंदर पेस्ट किया जाता है। आमतौर पर जो एडिटर यूज किया जाता है इसके लिए, जिसमें लिखा जाता है, वो नोटपैड यूज किया जाता है या इसके लिए वर्डपैड भी इस्तेमाल किया जाता है और नोटपैड प्लस प्लस भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो टूल्स हैं जिसके जरिए आप HTML के जो कोड्स हैं वो लिखते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नोटपैड प्लस प्लस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक HTML कोड, एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ये आप इस वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा पहला HTML का डॉक्यूमेंट। जरा गौर से देखिएगा इस कोड को। इफ यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा HTML का नोट प्लस प्लस का जो फेस है और इसमें ये कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें स्टार्ट में हमारे पास स्टार्टिंग जो टैग है, टैग्स कुछ इस तरह से इन ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टैग्स की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब किस टैग का क्या मतलब है उसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा जी, अब इस सारे कोड को जब हम प्ले करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, पाकिस्तान इज माय कंट्री। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक वेब पेज खोलेंगे और उसके अंदर इस डॉक्यूमेंट को आप बना सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। तो अब हम समझते हैं कि इनके अंदर ये जो चीजें थी, आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाइए कि इसका जो HTML का जो कोड है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, जिसमें आपको हर तरफ जो वो हर चीज जो वो टैग से स्टार्ट होती हुई जो वो नजर आएगी और इन्हीं टैग्स के जरिए पूरा जो कोड है वो लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्हीं टैग्स को समझते हैं कि ये टैग्स क्या चीज है और इनको किस तरह से यूज किया जाता है। तो टैग्स जो है ये कीवर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं वेब ब्राउजर को कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है कंटेंट को दिखाने की वो कैसी होगी। तो हर टैग असल में जो ब्राउजर है उसको ये बताता है कि उसने जो कंटेंट है, जो मटेरियल उसमें लिखा गया, उसको डिस्प्ले जो है वो किस तरह से करना है। तो जो टैग्स ये डिस्टिंग्विश करते हैं HTML के अंदर डिफरेंट कंटेंट को। अब कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं और वो कैसे नजर आते हैं, तो टैग्स जो है वो एंगल ब्रैकेट्स में नजर है। हर टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट में नजर आएगा। जहां पे आपको स्टार्ट और एंड पे एंगल ब्रैकेट नजर आए, समझ जाए कि वो एक टैग है।
और टैग के ज्यादातर टैग्स के दो हिस्से होते हैं, एक स्टार्टिंग पार्ट होता है और एक एंडिंग पार्ट होता है। तो स्टार्टिंग पार्ट जैसे कि ये देखिए, एक HTML लाइन स्टार्ट करने का, HTML कोड स्टार्ट करने का स्टार्टिंग टैग है। इसको आप देख सकते हैं कि इस तरह डबल जो एंगल ब्रैकेट है उसमें दिखाया गया है, और एक हैश लाइन के साथ जो ये टैग है वो एंड होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई टैग है HTML, उसका स्टार्टिंग टैग कुछ ऐसा होगा और एंडिंग टैग में एक बैक स्लैश जो है वो ऐड होगी उस टैग में, विच मींस के ये स्टार्ट हो रहा है और ये उस टैग को एंड कर रहा है। ये स्लैश जो वो एंड करती है। टैग्स जो है ये केस सेंसिटिव नहीं होते, विच मींस कि अगर टैग्स के अंदर जो स्पेलिंग्स हैं उनको आप अपर या लोअर केस में भी लिख देंगे तो ब्राउजर उसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा जी, अब यही टैग्स जो है वो इस्तेमाल होंगे तमाम कंटेंट को शो करवाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास एक ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास एंडिंग टैग है। यू कैन सी के क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के अंदर सिर्फ एक स्लैश का डिफरेंस है। इनके दरमियान जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो डिस्प्ले होना होता है, उसको हम कहते हैं कंटेंट। और कंटेंट समेत टैग्स के साथ जो ये लाइन बनती है इसको हम कहते हैं जी कि ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट्स मिलकर जो है वो वेब पेज या वेब एड्रेस बनाते हैं। अब कुछ टैग्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास टैग है जी HTML टैग। अब HTML टैग में भी देखिए पेयर में दिखाया गया है, ये ओपनिंग टैग है और ये जो है वो क्लोजिंग टैग है। तो फर्स्ट टैग जो HTML का है ये इंडिकेट करता है स्टार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जब आप ये टैग लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा, ब्राउजर को ये समझ आएगा कि यहां से जो HTML डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो ये बताएगा कि यहां पर HTML डॉक्यूमेंट जो वो खत्म हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हेडर टैग। ये टाइटल दिखाएगा वेब पेज का, यानी कि जब आप ब्राउजर में वेब पेज खोलते हैं तो जो उसके ऊपर सबसे ऊपर वेब पेज का टाइटल आता है जो ब्राउजर में नजर आएगा वो उसको हम इस हेडर टैग के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद बाकी जो वेब पेज के नीचे जो सारा डाटा हमें नजर आएगा वो नजर आएगा जी हमें बॉडी टैग के अंदर। उसके लिए हम स्टार्ट में और एंड पे जो है वो बॉडी टैग लगाएंगे। ओके जी, ये वो बेसिक्स टैग्स हैं जिनसे हम स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं कि हम उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको अटैलिक कर सकते हैं, उसको जो है वो डिफरेंट जो फाउंट साइज और फाउंट शेप्स हैं वो दे सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा जी, पेज का जो टाइटल है, पेज का जो टाइटल है उसका टैग जो है उसको टाइटल टैग कहते हैं। इसका भी इस तरह स्टार्टिंग टाइटल टैग और ये एंडिंग टाइटल टैग है। इस टैग के दरमियान में जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे ये स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग टैग, और इसके दरमियान जो भी आप बॉडी लिखेंगे वो एज अ टाइटल जो है वो पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। उसके बाद है जी क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। तो अगर आप पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला टैग इस्तेमाल होगा। ये ओपनिंग टैग है, यानी कि पैराग्राफ के स्टार्ट में ये टैग लगेगा और जहां पे आप पैराग्राफ एंड करना चाहते हैं वहां पर ये टैग लगेगा। उसके बाद आ जाता है जी लाइन ब्रेक टैग। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है। अगर आप कहीं पे लाइन को एंड करना चाहते हैं तो आप लाइन ब्रेक टैग इस्तेमाल करेंगे, और ये सिंगल ही है, इसका पेयर नहीं होता। यानी कि जहां पे आप लाइन खत्म करना चाहते हैं वहां पर आप ये ब्रेक टैग जो वो डालेंगे। अगर आप ये टैग नहीं डालते और वैसे टेक्स्ट लिखते जाते हैं तो वो सारे का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आपको नजर आएगा। उसके बाद है जी इंसर्टिंग अ स्पेस। नॉर्मली जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आप एक सिंगल स्पेस के साथ डॉक्यूमेंट्स जो वर्ड्स उनमें स्पेस देते जाते हैं। अगर आप ज्यादा स्पेस भी प्रेस कर देंगे तो जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो ब्राउजर जो है उसको एज ए सिंगल स्पेस ही लेगा। बट अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक टैग इस्तेमाल करेगा जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस जिसको कहते हैं NBSP। ये वाला टैग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सिंगल स्पेस से एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। अदरवाइज अगर आप मैन्युअली उसमें स्पेस ऐड करते रहेंगे तो जब ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी स्पेसेस को रिमूव करके उसको सिंगल स्पेस ही कंसीडर करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी हेडिंग और सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स के लिए एक पूरी रेंज है इसके अंदर हेडिंग्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है दैट इज H1 और क्लोजिंग टैग H1 है, और वो 1 से इसकी रेंज स्टार्ट होकर ये जाती है 6 तक।
यानी कि 6 कैटेगरीज में आप इसकी जो हेडिंग्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वर्ड प्रोसेसर में काम किया हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। बड़ी हेडिंग्स होती है, मेन हेडिंग का, फिर 1 2 3 4 वो सब हेडिंग्स बनती जाती हैं। इसी तरह HTML के अंदर भी आपके पास हेडिंग्स की जो लिस्ट है वो 6 तक है, 1 से स्टार्ट होकर 6 तक है। जो सबसे मेन हेडिंग होगी उसको आप H1 से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद H2, H3, H4 और लास्ट जो सब हेडिंग है वो H6 तक जो है वो जाएगी और ये टैग्स जो है वो हेडिंग्स को स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर ये देखें, वो जो हमने पीछे भी जितने टैग्स पढ़े उनकी इंप्लीमेंटेशन यहां पे देख लेते हैं। अगर आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो यू कैन सी इट क्लियरली। तो अब इस कंडीशन में आप देखें हमारे पास जो टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उसको वन बाय वन देखते हैं। जो हमने टैग्स पढ़े थे वो टैग इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया जो इंडिकेट कर रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया और एंड पे देखें यहाँ पर उसने HTML टैग को क्लोज कर दिया। फिर हमने हेड लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हम हेडिंग लगाना चाह रहे हैं। हेडिंग आपने स्टार्ट की और हेडिंग के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप टाइटल ऐड कर रहे थे जी, टाइटल टैग लग गया और उसके बाद हमने टाइटल की हेडिंग लिख दी क्रिएटिंग रीडिंग अ पैराग्राफ और उसके बाद टाइटल को हमने कर दिया क्लोज, विच मींस कि ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा टाइटल है। उसके बाद देखिए जी, हेड वाला जो टैग वो हमने क्लोज कर दिया कि ये जो टाइटल है ये हेड में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब बॉडी का टैग लग गया, यानी कि बॉडी यहां से स्टार्ट होगी। अब बॉडी के अंदर भी आपने रैंडम एक्सेस मेमोरी जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग दी है और उसको आपने लिखा H3 के साथ, यानी कि आप उसको तीसरे नंबर वाली जो हेडिंग है यानी कि उसका साइज जो है वो 3 सेट कर रहे हैं। उसके बाद P वाला टैग मतलब पैराग्राफ स्टार्ट हुआ और आपने पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया और यहां पे देखिए जहां पे आपने लाइन ब्रेक करनी है वहां पे आपने ब्रेक वाला टैग डालना है। अगर आप यहां पे ब्रेक वाला टैग नहीं डालेंगे तो वो इसको ऐसे ही एक सिंगल लाइन में लंबा करता जाएगा। जैसे अगली लाइन आ गई ब्रेक टैग आ गया, अगली लाइन आ गई ब्रेक टैग आ गया, अगली लाइन फिर ब्रेक टैग, और यहां पे आपने पैराग्राफ खत्म किया तो ये पैराग्राफ का एंडिंग टैग आ गया। फिर आपने बॉडी को एंड किया और HTML को एंड कर दिया। तो इस तरह आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट जो है वो नोटपैड प्लस प्लस में लिख दिया। अब ये पैराग्राफ कैसे शो होगा उसको आप देखिए इसके अंदर। ये देखिए जी, हमारे पास हेडिंग में क्या था, क्रिएटिंग रीडिंग पैराग्राफ। देखिए वो हेडिंग कहां आ गई, वो आ गई जी ब्राउजर के हेड के अंदर। उसके बाद आपने ये देखें जी, ये हेडिंग बनाई थी हेडिंग नंबर 3 के साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ये हेडिंग बन गई रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बाकी देखें यहां से हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया था तो इधर से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आपने यहां पे लाइन को ब्रेक किया था तो वहां पर लाइन जो वो ब्रेक होगी और यहां पर पैराग्राफ एंड और HTML डॉक्यूमेंट जो वो एंड हो गए। तो इस तरह से आप जो है वो कोड्स लिखते हैं HTML के अंदर वो इस तरह से ब्राउजर के अंदर जो वो डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आपको जो वो डिफरेंट जो हेडिंग जो मैंने आपको बताई थी 1 to 6 अवेलेबल होती हैं और उसकी एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद है। देखिए वैसे HTML स्टार्ट किया, हेड लगाया, टाइप्स ऑफ हेडिंग, ये हेडिंग आ गई बॉडी में। उसमें अब देखें ये यहाँ पर उसने सारी की सारी हेडिंग्स दिखाई हैं, H1 क्लोज, H2 क्लोज, H3, H4, H5, H6, ये सारी हेडिंग्स यहाँ पर उसने डिस्प्ले कर दी। अब ये नजर कैसे आएंगी ये देखेंगे, ये H1 हेडिंग है सबसे बड़ी, फिर दूसरी हेडिंग H2, H3, H4, H6 और ये स्मॉलेस्ट हेडिंग जो है वो H6 है। तो इस तरह आप हेडिंग के टैग्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट साइज की जो हेडिंग्स है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स, कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है। नहीं जी, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बोल्ड टैग। बोल्ड टैग सिंपल बी के साथ ही है, ये इसका स्टार्टिंग टैग, ये इसका एंडिंग टैग। और ये करेगा क्या, ये देखिए ये एग्जांपल देखें, आपने चैप्टर 7 इनपुट डिवाइस ये बोल्ड टैग दोनों तरफ लगा दिया तो ये उस पूरे टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। उसके बाद आ गया जी अंडरलाइन टैग, ये यू से लिखा जाता है, ये इसका स्टार्टिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग, और इसके दरमियान में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो इस तरह उसको अंडरलाइन कर देगा। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अटैलिक वाला टैग, यानी कि उसको आप अटैलिकाइज भी कर सकते हैं और इसका जो टैग है वो आई से स्टार्ट होता है और स्लैश आई पे खत्म हो जाएगा और वो इस तरह जो कंटेंट है उसको इस तरह अटैलिकाइज कर देगा। ओके जी, फर्दर इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यहां पर देखें जी, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो हमारा
जो अभी हमने देखे हैं बोल्ड, अटैलिक, उसकी बात करते हैं। देखिए जी, ये बोल्ड यहां से स्टार्ट किया, ये बोल्ड टैग खत्म, लाइन ब्रेक। अंडरलाइन टैग यहां से स्टार्ट किया, ये अंडरलाइन टैग बंद और यहां पर ब्रेक आ गई। उसके बाद ये अटैलिकाइज वाला टैग है, अटैलिक टैग यहां बंद किया और ये लाइन ब्रेक आ गई, और इस तरह बाकी। अब ये नजर कैसे आएगा, ये देखेंगे, ये बोल्ड हो गया, लाइन अंडरलाइन होगी, अटैलिक होगी। अब अगली बात यह है कि आप दो टैग्स इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसको बोल्ड भी किया गया, अटैलिक भी किया गया। देखो बी और आई दोनों टैग्स लगे, दोनों को क्लोज किया, बोल्ड भी किया, अटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया, और तीनों टैग्स को एंड पे क्लोज कर दिया। तो आप देखें कि यहां पर ये बोल्ड भी है, अटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। तो आप इस तरह मल्टीपल फॉर्मेटिंग टैग्स जो है वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और टैग्स हैं जो फाउंड से रिलेटेड है कि फाउंड्स को आप किस तरह कर सकते हैं। तो फाउंड टैग जो है उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंड साइज की। तो फाउंड टैग जो वो फाउंड के साथ स्टार्ट होता है और उसी के साथ एंड होता है। अब फाउंड की आगे फॉर्मेटिंग है कि फाउंड का साइज, उसका कलर, उसका जो फॉर्मेट है, वो सारी चीजें अब हम देखते हैं। तो ये लिखेंगे हम इसको फाउंड टैग। अब इसके अंदर फाउंड के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी मदद से हम फाउंड को डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। पहली बात हम कर लेते हैं फाउंड साइज की। तो आप देख सकते हैं कि फाउंड टैग के अंदर ही हमने लिख दिया साइज इक्वल्स टू। तो जितना आप साइज रखते हैं वो इक्वल्स के बाद जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर उसकी वैल्यू आप असाइन करते हैं। हमें पता है कि इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहां पर आप देखें फाउंड साइज और उसकी वैल्यू हमने असाइन की है 3, और आगे वो बॉडी लिख दी है जो हम उसकी 3 साइज की दिखाना चाहते हैं। उसके बाद फाउंड क्लोज कर दिया। इसी तरह इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये देखेंगे, वो 3 साइज तक उसको जो है वो बड़ा कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास टैग है फाउंड कलर का। ये भी फाउंड का टैग है, बट एट्रीब्यूट इसके अंदर कौन सा है, कलर वाला। तब देखिए फाउंड, उसके बाद कलर, और उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि इसके देखिए फाउंड कलर, फाउंड, फिर हमने कलर क्या लिखा, ब्राउन, टैग बंद किया, एंड फाउंड टैग बंद किया तो उसको हेल्दी काउ को ब्राउन कलर में शो करवा देगा। और उसके बाद फाउंड फेस है, यानी कि फाउंड का स्टाइल क्या है। तो फाउंड फेस इक्वल्स के बाद यहां पे आप उसका स्टाइल लिखेंगे। जैसे कि देखिए फाउंड फेस स्टाइल हमने लिख दिया एरियल स्टाइल, और उसके बाद वो बॉडी आ गई जिसको आप ये बनाना चाहते हैं। तो आप देखें कि वो जो स्टाइल है वो एरियल स्टाइल में नजर आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं जी। अब इसके अंदर देखें जी, हमने बाकी तो HTML हेड टाइटल वगैरह वैसे ही, हमसे फाउंड की बात करें। देखिए जी, अब लिखा फाउंड साइज और उसकी वैल्यू दे दी 3, और ये फाउंड जब वो आएगा 3 साइज में, और उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। फाउंड साइज 6, ये फाउंड 6 साइज का। फाउंड कलर ब्लू, ये ब्लू कलर में आएगा। फाउंड फेस एरियल, फाउंड फेस कुरियर, फाउंड फेस रॉकवेल, साइज 4, कलर रेड। अब देखें इसके अंदर उसने सारे एट्रीब्यूट्स एक ही बार में इस्तेमाल कर दिए। फाउंड फेस लगा दिया रॉकवेल, साइज कर दिया जी 4, कलर कर दिया जी रेड। तो अब आप देखें कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। देखें जी, साइज 3, ये आ गया साइज 6, इसका कलर ब्लू हो गया, ये एरियल फाउंड है, ये कुरियर फाउंड है, और इसमें देखिए साइज 3 है, कलर रेड है, को रॉकवेल जो फाउंड इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से जो टेक्स्ट अपीयर होता है वेब ब्राउजर के अंदर, उस तरह उनको आप ये फाउंड के जो टैग्स हैं इस्तेमाल करके फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आप उसको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग इस्तेमाल करेंगे सूप वाला, SUP। तो इसके अंदर आप लिखेंगे X सूप टू सूप, विच मीन्स के X का सुपरस्क्रिप्ट में 2 जाएगा, रिजल्ट आएगा ये। इसका सबस्क्रिप्ट के लिए भी O सब टू सब एंड, विच मीन दोनों सब टैग के अंदर जो डाटा आएगा वो उसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो इस तरह आप किसी वर्ड को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। एग्जांपल में देख लें, यहां पर देखें जी, X सुपरस्क्रिप्ट Y सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, X सुपरस्क्रिप्ट 2.37 सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, H सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट O, उसके बाद H सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट SO। अब ये देखिए यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, SO और सबस्क्रिप्ट 4, यानी एक ही लाइन में दोनों को इस्तेमाल कर दिया। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट देखिए जी हमारे पास इसका आएगा, ये देखिए X का जो सुपरस्क्रिप्ट में Y चला गया, X के सुपरस्क्रिप्ट में 2.37 चला गया, H2O
H2SO4, यानी कि आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल सुपरस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, मल्टीपल सबस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लिस्ट बनाना। अब HTML के अंदर आप लिस्ट भी बना सकते हैं कि आपके पास जो लिस्ट है वो कुछ एंट्रीज है या डाटा आप उसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो HTML के अंदर बेसिकली 3 तरह की जो लिस्ट है वो ऑफर की जाती है। एक है जी अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है जी ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी है जी डेफिनेशन लिस्ट, और लास्ट है जी नेस्टेड लिस्ट। ये 4 तरह की जो लिस्ट है वो HTML के साथ बनाई जा सकती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है इसमें डॉक्यूमेंट्स का जो ऑर्डर नहीं होता, यानी कि इसको हम जो बुलेट्स के जरिए ऑर्डर करते हैं, इसके साथ नंबरिंग नहीं होती, हम बुलेट्स के जरिए इसको लिस्ट करते हैं। और इसके लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है दैट इज यूएल टैग इस्तेमाल होगा यूएल लिस्ट के स्टार्ट करने के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए। और इसके अंदर हर आइटम को हम LI टैग में लिखेंगे, जो लिस्ट की आइटम है। लिस्ट आइटम के हर लिस्ट आइटम के शुरू और आखिर में हम ये लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे। इसी से ही हमें पता चलेगा कि यहां से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो रही है और उसकी हर आइटम जो है वो लिस्ट आइटम में आएगी। कैसे, आगे हम इसको चेक भी करते हैं। दूसरा जी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का टैग है जी OL, और इसमें भी जो लिस्ट की आइटम्स होंगी उनको हम LI टैग्स में लिखेंगे। तीसरी आ जाती है जी डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? ये वो लिस्ट होती है जिसके अंदर आप जो उसकी एंट्रीज हैं उसकी डिफाइन भी करते हैं, उसके आगे पैराग्राफ्स भी लिखते हैं कि कोई डेफिनेशन है, आगे उसकी पूरी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आती है। तो उसकी लिस्ट कैसे बनेगी? तो उसके लिए 3 तरह के टैग्स इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज DI, DT एंड DD। अब ये 3 डिफरेंट लेवल हैं। ये आ जाएगा DI टैग इस्तेमाल होगा डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट, यहां से यानी कि डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होगी। DT जो है ये उसकी हेडिंग होगी डेफिनेशन की, और DD जो है वो नीचे उसकी पूरी डेफिनेशन आ जाएगी, यानी कि इससे लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी जो डेफिनेशन वाली है DL जो है, और DT से हम उस डेफिनेशन का हेड लिखेंगे और DD से हम उस हेड की आगे डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे? अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम देख लेते हैं। और लास्ट में जी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है जी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट, आप उसको भी अरेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको टैग्स को बार बार जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ले जब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाएंगे? स्टार्ट लेंगे जी HTML से, फिर उसका हेड लगाएंगे, उसका टाइटल ऐड करेंगे, हेड क्लोज कर देंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे और बॉडी की हेडिंग दे देंगे जी, ये आ गई हमारे पास H3 हेडिंग। अब जनाब लिस्ट स्टार्ट होने लगी। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग क्या इस्तेमाल होता है जी? UL। ये हमने उसका स्टार्टिंग टैग लगाया। उसके बाद अब हमने लिस्ट की आइटम से लिखनी है, तो देखें जी LI पहली आइटम LI क्लोज, LI दूसरी आइटम LI क्लोज, LI तीसरी आइटम LI क्लोज, LI चौथी आइटम्स LI क्लोज। मतलब जितने आपकी आइटम्स होंगी वो सारी की सारी LI टैग्स के अंदर लिखी जाएंगी। जब आपकी आइटम्स पूरी होगी तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो क्लोजिंग टैग लगाएंगे, बॉडी का क्लोजिंग टैग लगाएंगे, HTML का क्लोजिंग टैग लगाएंगे। तो इस तरह आप लिस्ट के कंटेंट जो है वो ऐड करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें, ये आपने हेडिंग लगाई थी और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट की जितनी भी आइटम्स थी वो बुलेट्स के जरिए आपको डिस्प्ले होगी। अब आ जाते हैं जी ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप क्या करेंगे? HTML लग गया, हेड लग गया, टाइटल लग गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी की हेडिंग आ गई। तो अब हम बात करते हैं जी ऑर्डर्ड लिस्ट, OL, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट यहां से इनिशिएट होती है और ऑर्डर्ड लिस्ट की भी जो आइटम है वो हम LI टैग्स में लिखेंगे। LI फर्स्ट आइटम LI क्लोज, LI सेकंड आइटम LI क्लोज, LI थर्ड आइटम LI क्लोज, LI फोर्थ आइटम और LI क्लोज, लिस्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML डॉक्यूमेंट क्लोज। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आप देखें कि अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है उसको हमने नंबर्स के साथ यानी ऑर्डर बना दिया 1 2 3 4। तो इस तरह से आप ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी डेफिनेशन लिस्ट की तरफ। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे? HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल लग गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई। तो अब जनाब डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होती है DL के साथ। डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट की तो सबसे पहले हम DT लगा के डेफिनेशन की हेड लिखेंगे।
dt के साथ। अब उसके साथ ही देखिए dt के साथ मैंने हेडिंग 4 भी लगा दिया, विच मीन कि हमने हेडिंग का साइज भी बढ़ा दिया, dt हेडिंग 4। अब उस डेफिनेशन को आगे अब डिफाइन करने लगे, तो dd कोड आ गया, तो dd कोड के अंदर हम सारी लाइनें लिखेंगे, आखिर में dd कोड बंद। फिर dt कोड, dt हेड आ गया टैग, इसके अंदर हम दूसरी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन लास्ट में उनको हम क्लोज कर देंगे। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट में ये देखेंगे दो डेफिनेशंस थी और आगे उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई। अब हमने इसकी हेडिंग भी दे दी, लाइंस को ब्रेक भी कर दिया, पैराग्राफ भी लिख लिया, तो ये सारे टैग्स इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट में देखें, ये आप देखें कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये 1 और 2 वाली, और इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इसके लिए आप सिंपल जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखेंगे, यहां से आपने ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, ऑर्डर लिस्ट की जो आइटम्स है उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दी, यहां पे अनऑर्डर्ड खत्म होगी, फिर आपने अगली ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, उसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो वो ऐड कर दें, सिर्फ टैग्स चेंज करने हैं, तो आपकी जो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। इस तरह की लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हुई होती है लिस्ट। अच्छा जी, अब हमने लिस्टें बना ली, अब हम देखते हैं जी कि इमेजेस और बैकग्राउंड्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जाहिर सी बात है, अब इसके अंदर इमेजेस और बैकग्राउंड भी तो ऐड हो सकती है ना, क्योंकि इमेजेस जो है वो आई कैचिंग होती हैं, अपीलिंग होती हैं, यूजर को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इमेज से जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो हम इमेजेस को भी वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है दैट इज इमेज, IMG। तो इसके लिए आपको दो चीजें पहले करनी पड़ती हैं। आपको उस इमेज की लोकेशन बतानी पड़ेगी इस HTML फाइल को कि वो इमेज कहां पर मौजूद है। उसके लिए आसान शॉर्टकट तरीका ये है कि जहां पर आप HTML फाइल को सेव करने जा रहे हैं वहीं पे ही आप इमेजेस को भी कॉपी कर लें, क्योंकि इमेजेस जो होती है वो एज ए मेमोरी इसके अंदर शामिल नहीं होंगी, वो एज ए लिंक इसके अंदर शामिल होगी, मेमोरी वो कंप्यूटर वाले ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जिस फोल्डर के अंदर आप HTML फाइल को प्लेस करेंगे, आप उसी फोल्डर के अंदर वो तमाम इमेजेस को प्लेस करें जो आप इस HTML फाइल के अंदर डालना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी जिस तरह हमने फाउंड के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे थे कि फाउंड के अंदर हम उसका साइज चेंज करते थे, हम उसका जो है वो कलर चेंज करते थे, उसकी हेडिंग चेंज करते थे, उसका फाउंड चेंज करते थे, इसी तरह इमेज के साथ भी वैसे ही एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जो इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। आप उसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, उसको बॉर्डर लगा सकते हैं, उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इमेज के साथ जो वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी शामिल होंगे। तो इमेज टैग जो है वो आपको बता देगा इमेज कौन सी है, और जो SRC एट्रीब्यूट है, SRC, तो ये SRC एट्रीब्यूट असल में लोकेशन बताएगा कि वो जो इमेज है वो कहां पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, हम एक फैसल मॉस्क की जो मस्जिद की इमेज है वो डालना चाहते हैं, तो ये देखिए जी, ये इमेज टैग है। अब इमेज टैग को लिखा कैसे गया है, सबसे पहले जी इमेज आ गई, उसके बाद हमने SRC जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू लिखेंगे, और इसकी वैल्यू वो लोकेशन होगी जहां पर वो इमेज जो है वो सेव होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया mosque.jpg, यानी कि mosque.jpg वो लोकेशन है, वो फाइल है जो हमने सेव की हुई है, वो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप रिजल्ट में देखें कि वो इमेज जो है वो वहां पर प्लेस हो जाएगी। तो SRC लोकेशन बताएगा, और SRC के अंदर आप इमेज का नाम लिखेंगे जिस नाम से आपने इमेज को सेव किया हुआ। अब आप इमेज का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो अगेन इमेज ही है, इमेज का टैग आ गया, SRC में इमेज का नेम आ गया यानी कि इमेज की लोकेशन। उसके बाद आप लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आप इक्वल्स में उसका साइज में लिखेंगे कि बॉर्डर की आप मोटाई क्या रखना चाहते हैं, दैट इज यहां पर 5 लिखा होगा। तो जब आप ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो यू कैन सी कि इमेज के इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर लग चुका हुआ। इसी तरह आप जो उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जैसे इमेज आ गया, SRC इमेज की लोकेशन आ गया, आप देखिए विड्थ लिख दिए 200, हाइट लिख दिए 150, और ऑल्टीट्यूड जो है वो इमेज ऑफ फैसल मॉस्क
वो ऐड कर दी है। और जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपके पास देखें उस लेंथ, विड्थ और हाइट की जो इमेज है वो आपको ब्राउजर के अंदर शो हो जाएगी। अब अगर एक ब्राउजर किसी इमेज को किसी वजह से नहीं दिखा पा रहा, वो करप्ट हो गई है या उसका साइज जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो कुछ इस तरह की ब्रोकन इमेज दिखाएगा, विच मीन कि यहां पर कोई इमेज फाइल तो है बट ब्राउजर उसको शो नहीं कर पा रहा। अब आप इमेज को फॉर्मेट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट है उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को या फोरग्राउंड को, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड के लिए बीजी कलर और फोरग्राउंड के लिए एफजी कलर। अब ये देखिए इस टैग के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, बॉडी, यानी कि जो बॉडी का टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके बारे में बात हो रही है। अब उसका बीजी कलर मैंने पिंक कर दिया, मतलब ये कि जो बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट में लिखा हूं उसका बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर है वो पिंक है और टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू है। ये दो एट्रीब्यूट्स मैंने बॉडी के अंदर लगा दिए। याद रखिएगा कि अगर बॉडी के टैग के अंदर आप चेंजेस करेंगे तो वो सारी की सारी चेंजेस बॉडी के साथ होंगी। हेड के जो टैग है उसके अंदर चेंजेस करेंगे वो सारी की सारी चेंजेस हेड के अंदर होगी। तो इस तरह आप हर टैग के एट्रीब्यूट्स को चेंज करके उस पर्टिकुलर टैग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉडी को सिलेक्ट, बॉडी वाले टैग के अंदर बॉडी कलर को पिंक कर दिया और टेक्स्ट कलर को ब्लू कर दिया। तो आप इसका रिजल्ट देखें कि उसने जो बॉडी का जो बैकग्राउंड है, बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो उसने पिंक कर दिया और जो टेक्स्ट का कलर है वो उसने ब्लू कर दिया। उसके बाद ये फर्दर मूव करें। अब जब आपने बैकग्राउंड इमेज, अब आप इमेज को एज ए बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसी बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट चेंज करेंगे बैकग्राउंड और आगे इमेज लगा देंगे। उस इमेज का जो लोकेशन है वो लिख देंगे। जैसे कि इसमें देखिए अब यहां पे मैं बॉडी को कैसे चेंज कर रहा हूं, बॉडी बैकग्राउंड, ये इमेज का नाम आ गया और टेक्स्ट के आगे कलर मैंने कर दिया जी येलो। तो इसमें अब क्या होगा, जो इमेज होगा वो चला जाएगा जी बैकग्राउंड में और उसके ऊपर जो है वो येलो कलर का जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब अगर इमेज का साइज ब्राउजर के साइज से छोटा है तो वो उसको रिपीट करता जाएगा, यानी कि वो इमेज को बार बार लगाता जाएगा जब तक कि जो ब्राउजर का जो बॉक्स है वो पूरा कंप्लीट फिल ना हो जाए। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। यहां तक आपने जो HTML के अंदर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है या इमेज फॉर्मेटिंग है उसको डिटेल से देखा, सीखा, समझा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हाइपरलिंक्स का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।